नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न है। जो आज का है वीडियो साथियों वो है 20 का डोज। क्या है साथियों? 20 का डोज, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। जो सेट होगा साथियों ये क्या होगा? प्रैक्टिस सेट। ये 22 होगा। क्या होगा? 22वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो 20-21 सेट जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं साथियों तो प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से उस प्रैक्टिस सेटों को भी देख सकते हैं साथियों, जिसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, प्रश्न भी अच्छे लगेंगे साथियों। तो वीडियो जब अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग कर देना प्यारा सा लाइक और शेयर साथियों अपने दोस्त सगे संबंधी मित्रों के पास। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आज का प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। क्या कर रहा है कि कला में जो मनुष्य है अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो ये किसका कथन है? किसने कहा था कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है? तो टॉलस्टॉय, प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर या अरस्तु? तो किसने कहा था? तो राइट आंसर देखा जाए साथियों, जो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे होगा वो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। क्या करता है? अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो ये तो रहा रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं जैसे जयशंकर प्रसाद के अनुसार क्या था। क्या ये बोले थे कला की परिभाषा? ईश्वर की कर्तव्य शक्ति क्या? मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशल पूर्ण निर्माण ही क्या है? कला है। फ्रायड के अनुसार क्या था कला? फ्रायड ने कहा था कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा रूप माना जाता है। फ्रायड ने कहा था कला को मानव का दमित वासनाओं का उभरा रूप माना जाता है। क्रोचे के अनुसार था कि कला भाव प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला है जो आपका नंबर 2 प्रश्न है वो है आपका कला दमित भावनाओं का परिणाम है। किसने कहा? कार्य की कला जो है ये दमित भावनाओं का न कला जो है दमित भावनाओं का परिणाम है। किसने कहा है? तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा बनेगा? फ्रायड, कांट, आनंद कुमार स्वामी या हिगल में से। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? कला दमित भावनाओं का परिणाम है। तो किसने कहा था? तो यह चीज़ तो किसने कहा था साथियों? तो ये जो कहे थे साथियों, जो कलाकार हो जाएंगे आपके हो जाएंगे फ्रायड न। जो दर्शन शास्त्री जो विचारक थे वो फ्रायड थे। फ्रायड ने ही कला के दमित भावनाओं का परिणाम माना है। अगला है आपका उदत्त का सिद्धांत पश्चात सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? उदत्त का सिद्धांत कह रहा है कि पश्चात सौंदर्य शास्त्र में किसने इसे प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने, लोजाइनस ने, हीगल ने या क्रोचे ने? तो उदत्त का सिद्धांत किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया? तो 3 नंबर का सवाल देखिए। तो 3 नंबर पे राइट आंसर क्या बनना है आपका यहाँ पे देखिए। तो क्या बनेगा साथियों? तो लोजाइनस। उदत्त का जो सिद्धांत है किसका था? लोजाइनस का था ना। ये लोजाइनस जो थे पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री थे साथियों। इन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था ना। इन्होंने उदत्त सिद्धांत के बारे में पहली शताब्दी में, कब साथियों? पहली शताब्दी में लिखा था, लेकिन यह 1554 में प्रकाशित हुआ। तो पहली शताब्दी में ही इसे लिखा था, लेकिन ये प्रकाशित कब हुआ था? तो 1954 में देखा जाए तो ये प्रकाशित हो गया था उदत्त का सिद्धांत। तो अगले प्रश्न बढ़ते हैं, 4 नंबर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? न कह रहा है कि इनमें से दार्शनिक हीगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो अमूर्त है, प्रतीकवादी है, शास्त्रीय है या स्वच्छंदतावादी है? तो कौन सा इसमें हिस्सा नहीं है? तो 4 नंबर देखिए। तो 4 नंबर पे जो आपका राइट आंसर बनेगा न दमित, यहाँ पे दार्शनिक हीगल के अनुसार वर्गीकरण का हिस्सा इसमें से नहीं है। तो क्या नहीं है साथी? यहाँ पे जो अमूर्त है, अमूर्त जो है ये क्या है? हीगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं माना जाता है न। यूरोप में हीगल के प्रथम सौंदर्य शास्त्री थे। यूरोप में अगर देखा जाए तो हीगल ही जो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले प्रथम सौंदर्य शास्त्री थे, जिन्होंने कला का वर्गीकरण किया था न। इन्होंने कला को समस्त विश्व में 3 भागों में विभक्त किया था। कितने भागों में साथियों? तो 3 भागों में विभक्त किया था। सबसे पहले इन्होंने कला का जो वर्गीकरण किया था 3 भागों में इन्होंने विभक्त किया था, कला को बांटा था।
ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे प्रत्यात्मक हो जाएगा, शास्त्रीय हो जाएगा और स्वच्छंदतावादी। तो यही 3 प्रकार के इन्होंने बांटा था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ललित कला के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ललित कला के दायरे में चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। इनमें से जो होगा सभी आपका राइट आंसर बनेगा। तो ललित कला के अंतर्गत चित्रकला भी आता है, संगीत कला, स्थापत्य कला, 3 आते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है आपका, ललित कला में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? ललित कला में कह रहा है कि कौन सा तत्व जो समान रूप से प्रयुक्त होता है, तान, पोत, त्रियामी या लय। तो 6 नंबर देखिए, तो 6 नंबर में राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? जो 6 नंबर में बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, ललित कला के अंतर्गत क्या आता है न, ललित तत्व समान रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसमें देखिए कौन सा ललित का समान रूप से तत्व, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा डी, लय। लय जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लय जो है समस्त कलाओं की आत्मा भी मानी जाती है। साथियों, जो लय है इसे समस्त कलाओं की आत्मा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह या लय गति का आधार है, ये भी आप इसे कह सकते हैं। अगला है आपका, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया जाता है? ललित कला के लिए, चित्रकला के लिए, उपयोगी कला के लिए या ललित कला उपयोगी कला के लिए ना। तो 7 नंबर देखिए, तो 7 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा, ललित कला तथा उपयोगी दोनों कला के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी और बौद्ध ग्रंथों में भी शिल्प शब्द का प्रयोग उपयोगी तथा ललित दोनों कलाओं के लिए प्रयोग किया गया है। साथियों, न अष्टाध्यायी में शिल्पी, कासा शिल्पी और चारु शिल्पी शब्द का भी उपयोग देखने को मिलता है। अष्टाध्यायी में शिल्पी, कासा शिल्पी और चारु शिल्पी शब्द का उपयोग देखने को मिलता है। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार था, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत का क्या आधार है? मनोवैज्ञानिक है, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र है या सौंदर्य शास्त्र है? तो 8 नंबर देखिए, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत ना, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा इच्छा पूर्ति में मनोविज्ञान का सिद्धांत हो जाएगा। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार मनोविज्ञान से ही है साथियों। जो फ्रायड का जो फ्रायड थे उनका आत्मनिष्ठ सृजन सिद्धांत इच्छा पूर्ति का ही सिद्धांत बताया जाता है। अगला है, निम्न दार्शनिकों को सही कालक्रम बनाना है। इसमें से 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर देखिए, जो निम्नलिखित दार्शनिक का सही कालक्रम देखिए, इसको सही कालक्रम क्या है उसे सेट करना है। सही इसमें क्या है, कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है इसमें, तो वही को देखना है ना। तो यह देखिए यहाँ पे दार्शनिक हो गए हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा इसमें से सही है, तो देखना है आपको यहाँ पे ना। तो पहले में प्लेटो, कालिंगबुड, देकार्त और प्लेटनिस हैं। दूसरे में प्लेटो, प्लेटनिस, देकार्त और कालिंगबुड हैं। तीसरे में कालिंगबुड, प्लेटो, प्लेटनिस, देकार्त हैं। देकार्त, प्लेटनिस, कालिंगबुड और प्लेटो हैं। तो राइट इसमें कौन है, जो सही सेट से लगाएं, क्रमबद्ध है, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्लेटो। प्लेटो सबसे पहले, फिर प्लेटनिस हो जाएंगे, देकार्ता, फिर कालिंगबुड। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, बी वाला बनेगा। अगला है ना, 10 नंबर में देखते हैं, भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? जो भारतीय साहित्य है इसे सौंदर्य के समानता के साथ किसके साथ संबंधित किया गया है? भारतीय साहित्य में सौंदर्य को, किसको, सौंदर्य को समानता किसके साथ संबंधित किया गया है? अनुभव के साथ, कला के साथ, रस के साथ या साहित्य के साथ? तो सौंदर्य को किसके साथ संबंधित किया गया है, यह पूछने का मतलब है यहाँ पे। तो अनुभव, कला, रस, साहित्य, तो भारतीय साहित्य की बात पूछ रहा है साथियों ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा साथियों, तो रस, सी के साथ सही जगह, रस से इसका संबंध बताया गया है सौंदर्य का। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है ना, आस्वादन से संबंधित है। दर्शन शास्त्र की वह शाखा कौन सी है जो सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है? समाज शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र है, काम शास्त्र है या नाट्य शास्त्र? तो 11 नंबर देखिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन रहा है साथियों, जो दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो कला, सौंदर्य तथा
आस्वादन से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौंदर्य शास्त्र से। किससे हो जाएगा साथियों, तो सौंदर्य शास्त्र से इसका संबंध है। अगला है सौंदर्य अंग है, कह रहा है जो सौंदर्य है किसका अंग है, दर्शन शास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, मनोविज्ञान का। तो किसका अंग है, दर्शन। तो 12 नंबर देखिए तो किसका अंग हो जाएगा साथियों, सौंदर्य। तो सौंदर्य जो जिसका अंग है ये दर्शन शास्त्र का अंग बताया जाता है न। सौंदर्य शास्त्र को सौंदर्य मीमांसा तथा आनंद मीमांसा भी कहा जाता है। सौंदर्य मीमांसा न, सौंदर्य मीमांसा या आनंद मीमांसा भी इसे कहा जाता है। सौंदर्य मीमांसा या आनंद मीमांसा भी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। अगला है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है। जो रस है साथियों एक कला की आत्मा है न, रस कला की आत्मा है, तो यह किसने कहा था, श्री शंकुक ने, भरत का, अभिनव गुप्त का कथन है, पंडित जगन्नाथ का है। तो किसका कथन है साथियों, तो 13 नंबर देखिए न, भारतीय सौंदर्य में रस किसकी आत्मा है। तो रस किसकी आत्मा साथियों, तो अभिनव गुप्त के द्वारा ये बताया गया है कि रस जो है कला की आत्मा है। तो अभिनव गुप्त ने 9 रस बताए थे। अभिनव गुप्त के अनुसार रस कितने थे साथियों, कि इनके द्वारा 9 रस होते हैं न, जिनमें क्या होता है 9वां रस जो होता है साथियों क्या है, अभिनव गुप्त ने 9 रस के 9 अस्थाई भाव बताए। 9 रस हैं और 9 के अस्थाई भाव भी इन्होंने ही बताया है साथियों। तो आगे देखते हैं न, कहने का मतलब 9 रस मानते थे, 9 रस बताए। अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आचार्य भामा, आनंदवर्धन, भरतमुन या क्षेमेंद्र न। तो 14 नंबर प्रश्न, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो अलंकार सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे तो उनका नाम क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आचार्य भामा हो जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका इसमें से सही हो रहा है साथियों, किस प्रकार से आपकी तैयारी है। तो आप 100 मूल्यांकन की विधि स्वयं सीखिए और देखिए कितना आपका सही होता है। करेक्ट राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आचार्य भामा। अलंकार सिद्धांत जो है आचार्य भामा के द्वारा बताया गया है। कब बताया गया था, 6वीं शताब्दी में। इसे कब बताया चाहते हैं, तो 6वीं शताब्दी में ये बताए थे, 6वीं शताब्दी के मध्यकाल में अगर देखा जाए तो, 6वीं शताब्दी के मध्यकाल में। अगला है वह कौन सा भारतीय सौंदर्य शास्त्री जिसने यह युक्त लिखी, कौन सा वह भारतीय सौंदर्य शास्त्री जिसने यह युक्त लिखी, साहित्य संगीत कला विहीना डैश डैश आगे, साहित्य संगीत कला विहीना ते नर न पुच्छहीन पशुहीन समान, ऐसे करके है। तो भरतमुनि है, कौटिल्य है, भावभूति है, तो भरतमुनि। तो किसके द्वारा यह लिखा गया है साथियों, किसने कहा था युक्ति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, जो युक्ति होगी किसके द्वारा हो जाएगी, तो भर्तृहरि द्वारा, भर्तृहरि द्वारा ये कहा गया था न। साहित्य संगीत कला को मंडित करने वाला कथन भर्तृहरि का है साथियों। इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति को साहित्य और संगीत कला का ज्ञान नहीं है तो वह जो धरती पे पूछहीन, जैसे कोई पशु है, गाय बैल भैंस बकरी, अगर उसके पूछ नहीं है तो वो आग उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ जाती है तो उसको हिला डुला नहीं पाता, उड़ा नहीं सकता है। तो उसी पूछहीन पशु के ही समान इस धरती पे मनुष्य जिसे संगीत और कला का ज्ञान नहीं है। तो इसे भर्तृहरि महोदय ने इस श्लोक में कहा था। अगला है भट्टनायक है, भट्टनायक का रस निष्पत्ति का सिद्धांत संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है। भट्टनायक का जो रस निष्पत्ति सिद्धांत है साथियों, तो उसका दृष्टिकोण क्या कहलाता है, आरोपवाद, अनुमितवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद ना। तो 16 नंबर देखिए, तो 16 नंबर पे क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। भट्टनायक के रस निष्पत्ति से संबंधित जो दृष्टिकोण कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, भट्टनायक का जो रस निष्पत्ति सिद्धांत है वो भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से साथियों, भुक्तिवाद के नाम से समझते। इनका कथन है कि साथियों रस की न तो प्रतीति यानी अनुभूति होती है, कह रहे हैं कि रस की न तो प्रतीति या ब्रैकेट में आपुर है अनुभूति होती है। तो रस की प्रतीति या कह सकते हैं अनुभूति होती है, न उत्पत्ति होती है, यानी कि न प्रतीति होती है और न ही रस की उत्पत्ति होती है और न ही अभिव्यक्ति होती है। तो ऐसा कथन किसका था, भट्टनायक साहब का था। नवरस किस भारतीय विचारक ने शामिल किया,
कारक जो 9वां रस है इसे किस भारतीय विचारक ने शामिल किया था? अभिनवगुप्त ने, भट्टलोलक ने, पंडित जगन्नाथ ने, आचार्य संगुप्त ने। तो इसके अगला हमने कुछ इसमें डिटेल आप लोगों को पहले ही बोल दिया था, अगर ध्यान होगा तो आप इस प्रश्न को राइट कर जाएंगे, सही आंसर गेस करके लगाएंगे। तो रस को शास्त्र का ना विचार शामिल किसने किया? 9वां रस कह रहा है भारतीय विचारक ने शामिल किया था। 9वां रस किसके द्वारा शामिल किया गया है? किसके द्वारा शामिल किया था? अभिनव गुप्त द्वारा। इन्होंने ही 9 रस बताए और 9 रसों के 9 अस्थायी भाव भी बताए थे। तो 9वां रस जो है साथियों क्या था? वो शांत रस था। क्या था? शांत रस था। ये भी याद को रखना है, याद है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? 8 रस। अभी हम लोग 9 रस देखे, अब 8 रस की बात कर रहा है। आचार्य उत्तरभंड, आचार्य बाणभट्ट, आचार्य भरत मुनि, आचार्य नारायण मुनि। तो सबसे पहले 8 रसों को किसने बताया था? ना तो 18 नंबर पर हमारा क्वेश्चन है। तो 8 रसों को सबसे पहले बताने वाले जो न दर्शन शास्त्री थे कौन थे साथियों? तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे आचार्य भरत मुनि। तो सबसे पहले भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि थे जिन्होंने 8 रसों को बताया था। इनके द्वारा 8 रस होते हैं, तो 8 रस हुए तो 8 अस्थायी भाव भी हुए। तो लेकिन अभिनवगुप्त के द्वारा 9 रस बताया गया। कितना रस बताया गया? 9। जब 9 रस हो जाएंगे तो 9 अस्थायी भाव होगा। जो 9वां रस है वो शांत रस है। क्या नाम है इसका? शांत रस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है? कह रहा है कि 8 रसों में से कौन सा एक शब्द है जो नहीं है? नहीं ढूंढना है। श्रृंगार है, हास्य है, वीर है, रति है। तो कौन सा इसमें से नहीं है साथियों? उसे ही ढूंढना है हमको। ना तो कौन सा नहीं होगा साथियों? तो 19 नंबर देखिए, तो क्या नहीं होगा यहाँ पे 19 नंबर में, बताइए। तो यहाँ पे जो होगा आपका और रति। रति जो है इनमें से नहीं है। 8 रसों में से एक जो नहीं है वो रस है। श्रृंगार है, हास्य है, वीर है ना, तीनों तो यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन जो आपका रति है ये नहीं मिल रहा है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है, अगला और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। भारत यानी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अस्थायी भावों की संख्या क्या है? भारत यहाँ जो है भरत मुनि समझिएगा। नाट्य इनके द्वारा लिखी हुई रचना नाट्य शास्त्र है। नाट्य तो इसमें कितने अस्थायी भाव बताए गए हैं? संख्या पूछ रहा है। 8 बताए गए हैं, 64 बताए गए, 49 बताए गए, 9। तो भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में कितने भाव बताए गए हैं साथियों? तो कितने हो जाएंगे साथियों? तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे? भारत मुनि के अनुसार कह रहा है भारत के नाट्य शास्त्र में, ना ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, भारत के नाट्य शास्त्र में अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो कितना हो जाएगा साथियों? तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। क्यों कि ये 8 रस बताए हैं ना, 8 रस बताए तो 8 अस्थायी भाव ही होंगे ना। तो 8 और 8 ये रहे आज के साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि भारत मुनि के अनुसार आप लोगों को जो 8 रस है समझ में आ गया होगा साथियों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से साथियों बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों यार सगे संबंधियों के पास शेयर करिए। जो नए व्यूवर्स जो अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब कर, जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।